यूनिट 11 एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एल्कोहल क्या है। एल्कोहल एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे हमने एक एल्केन लिया CH4, नाम है मेथेन। तो मेथेन से एक H हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए और एक OH समूह इसमें जोड़ दीजिए। तो क्या बनेगा? CH3OH। तो CH3OH क्या है? एक एल्कोहल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल है। ऐसे ही C2H5OH भी एक एल्कोहल है जिसका नाम है एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। ठीक है। बेंजिल एल्कोहल, बेंजीन रिंग CH2OH, तो इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल। ये भी एक एल्कोहल है। एल्कोहलों का वर्गीकरण। जिन एल्कोहलों में एक OH समूह होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH मैथिल एल्कोहल या मैथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल, CH3CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। तो इन सभी में एक OH समूह है, इसलिए ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। में एल्कोहल जिसमें दो OH समूह होते हैं उन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल है। इसका IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइओल है। एथेन 1,2 डाइओल है। अब यहां पर दो OH समूह हैं, तो इसलिए ये एक डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। जिन एल्कोहल में 3 OH समूह होते हैं, 3 OH समूह होते हैं, में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो यहां पर 3 OH इसमें उपस्थित है और इसका नाम ग्लिसरॉल है, या दूसरा नाम इसका प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल है। ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि इसमें 3 OH समूह हमें दिखाई दे रहे हैं। एक होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिनमें 3 से ज्यादा OH समूह होते हैं, वे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हैं। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH की 4 CH2OH, इसका नाम सॉर्बिटॉल है, सॉर्बिटॉल। ठीक है। तो इसमें 3 से अधिक OH समूह हैं, 1 और 4 ये हैं, 5 और 1 6। तो इसमें 6 OH समूह हैं। तो ये क्या है? सॉर्बिटॉल। और एक ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिसमें OH समूह, वे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH3OH, ठीक है, CH3CH2OH, CH3CH2 CH2OH। तो इन सभी में जो OH समूह है वो एक प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये सभी प्राथमिक एल्कोहल हैं। एक होते हैं द्वितीयक एल्कोहल।
द्वितीयक एल्कोहल। जिन एल्कोहलों में OH समूह द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा होता है उन्हें द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, जैसे CH3, CH3, CHOH। ये एक द्वितीयक एल्कोहल है क्योंकि यहां पर जो ये OH समूह है ना, द्वितीयक कार्बन पर जुड़ा है। और द्वितीयक कार्बन वो कार्बन है जिस पर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हों। देखो इस कार्बन पर दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये एक द्वितीयक कार्बन है। और द्वितीयक कार्बन पर OH है, इसलिए ये द्वितीयक एल्कोहल है। एक होते हैं तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल में OH समूह तृतीयक कार्बन पर जुड़ता है। तृतीयक कार्बन वो कार्बन है जिस पर पहले से ही 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हों। जैसे यहां इस कार्बन से 3 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, अर्थात 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए ये कार्बन यहां पर तृतीयक कार्बन है। तो इस तृतीयक कार्बन पर OH समूह उपस्थित है, इसलिए ये तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों में जो वर्ड रूट होती है, वर्ड रूट में प्राइमरी सफिक्स प्लस ओल शब्द जोड़कर एल्कोहलों के IUPAC नाम लिखे जाते हैं। जैसे CH3OH, तो यहां पर एक ही कार्बन है इसमें, तो वर्ड रूट बनेगी मेथ। ठीक है, इसमें प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है वो एन है ना, एकल बॉन्ड है इसलिए एन कहलाएगा। प्लस OH के लिए सफिक्स नेम होता है ओल। तो इन तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो बनेगा मैथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2OH। तो यहां पर 2 कार्बन है, तो वर्ड रूट एथ। कार्बन कार्बन के बीच में यहां एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन और OH का सफिक्स नेम ओल, तो नाम बनेगा एथेनॉल। एक और उदाहरण देखते हैं CH3 CH2 CH2OH। तो 3 कार्बन है की बार, तो वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन प्लस ओल, तो नाम बनेगा प्रोपेनॉल। ठीक है, जरूरी नहीं OH समूह पहले ही कार्बन पर हो, ये अन्य कार्बन पर भी हो सकता है, जैसे CH3 CHOH CH3। तो यहां पर अंकन करना होगा 1 2 3। तो वर्ड रूट हो गई 3 कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और OH समूह इस बार दूसरी नंबर की कार्बन पर है तो 2 ओल। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो बनेगा प्रोपेन 2 ओल। तो इस प्रकार हम विभिन्न एल्कोहलों के नाम लिख सकते हैं। एल्कोहलों में समायता। एल्कोहल 4 प्रकार की समायता प्रदर्शित करते हैं। पहली है श्रृंखला समायता। इसमें 2 या 2 से अधिक एल्कोहलों के अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनकी कार्बन की मुख्य श्रृंखला में भिन्नता होती है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, तो इसी से एक सूत्र और लिखा जा सकता है CH3 CH CH3। ठीक है, CH2। तो इसमें देखिए 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं OH। तो यहां पर जो मुख्य श्रृंखला है इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहां जो मुख्य श्रृंखला है इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 2 3 है। तो इस प्रकार ये श्रृंखला समायता है, क्योंकि ये दोनों सूत्र एक दूसरे के समावयवी हैं, क्योंकि इनका अणु सूत्र क्या है C4H9O। C4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10, तो 10 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन है। इसका अणु सूत्र भी यही है, 4 कार्बन हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन 3 3 6 7 2 9 और 1 10 और 1 ऑक्सीजन। तो दोनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन दोनों के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो यह श्रृंखला समायता हो गई। दूसरी प्रकार की समायता है स्थान समायता।
स्थान समानता में दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होंगे, लेकिन उनमें OH समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता होती है। जैसे हमने ले लिया एक अणुसूत्र, एक संरचना सूत्र CH3 CH2 CH2OH। तो यहाँ जो OH समूह है वो पहली कार्बन पर जुड़ा है, लेकिन अगर दूसरा कोई संरचना सूत्र लें जैसे CH3 CHOH CH3, तो यहां पर OH समूह दूसरे नंबर की कार्बन पर जुड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम है प्रोपेन टूओल, इसका है प्रोपेन वनॉल। ठीक है, तो ये स्थान समायुता है। ठीक है, स्थान समायुता में जो दो समावयवी होंगे उसमें OH समूह के जुड़ने के स्थान में भिन्नता होगी। तीसरे प्रकार की समायुता है क्रियात्मक समायुता। क्रियात्मक समायुता, इस प्रकार की समायुता में जो दो या दो से अधिक यौगिक हैं उनमें क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, उनके क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है। जैसे एक ले लिया हमने CH3 CH2OH एथेनॉल, और एक ले लिया CH3O CH3। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, क्योंकि दोनों के अणुसूत्र समान हैं, लेकिन दोनों में जो क्रियात्मक समूह है उसमें भिन्नता है। इसमें अल्कोहल क्रियात्मक समूह है और इसमें ईथर क्रियात्मक समूह है, लेकिन दोनों के अणुसूत्र समान हैं, तो इसलिए ये क्रियात्मक समूह समायुता प्रदर्शित करेंगे। चौथा होता है प्रकाशिक समायुता। प्रकाशिक समायुता, जिन अल्कोहलों में OH समूह किसी असम्मित या किरल कार्बन से जुड़ा होता है वे प्रकाशिक समायुता प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम यहां देख रहे हैं कि ये एक किरल कार्बन से जुड़ा हुआ है या असम्मित कार्बन से जुड़ा है। असम्मित कार्बन या किरल कार्बन वो कार्बन होती है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों से संतुष्ट होती है। तो ये जो हमने सूत्र लिखा है ये एक प्रकाशिक समावयवी है, क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार अल्कोहल प्रकाशिक समायुता प्रदर्शित करते हैं। अब है अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां। तो पहली विधि है एल्कीन से। एल्कीन से हम अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीन क्या है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो एल्कीन पर अम्ल की उपस्थिति में एक जल के अणु का योग कराया जाता है। ठीक है, ये जल का योग कराया जाता है। तो इसमें होता क्या है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ती है और दूसरे कार्बन पर OH जुड़ती है। ठीक है, तो बॉन्ड टूटने से दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता खाली होती है और एक पर OH जुड़ती है और एक पर OH जुड़ती है। ठीक है, OH समूह उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है, क्योंकि यह एक मार्कोनिकोफ का नियम है। मार्कोनिकोफ, तो मार्कोनिकोफ के नियम अनुसार आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग, जल में ऋणावेशित भाग होता है OH निगेटिव और H होता है H पॉजिटिव। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। तो OH समूह यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ेगा, तो उससे एक अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये एक अल्कोहल बन गया। तो इस प्रकार हम एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। इसकी क्रिया विधि भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो क्रिया विधि देख लेते हैं। तो ये जो H2SO4 है, जो अम्ल है, ये वियोजित होकर के प्रोटॉन देता है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन देता है। तो जो हमारा एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ये H पॉजिटिव जुड़ता है, और H पॉजिटिव कहां जुड़ता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, मान लीजिए
ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई है, एक सिग्मा बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड टूटकर उस निकटवर्ती कार्बन पर जाएगा जिसके नजदीक H पॉजिटिव है। तो यहां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो H पॉजिटिव कहां जुड़ेगा? जहां पर नेगेटिव चार्ज है, यानी यहां जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन यहां CH पर एक पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है। अब ये एक कार्बोधनायन बन गया, कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन। तो इस कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन पर जल का अणु जुड़ता है, क्योंकि जल का अणु जो होता है वो एक नाभिक स्नेही है, क्योंकि H2O में O पर 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और इन्हें, है ना, इनकी प्रवृत्ति इस इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की होती है। इस प्रकार जल का अणु नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये एक नाभिक स्नेही है और ये प्रोसेस फास्ट होता है। और RCH, तो जल का अणु यहां जुड़ता है। तो जल के अणु के जुड़ने से अब O पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब वो यहां जुड़ेगा तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब फास्ट प्रोसेस में ही यहां से एक प्रोटॉन निकलता है। तो ये प्रोटॉन कैसे निकलेगा? देखिए, O और H के बीच का जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये विदलित होकर के O पर चला जाता है, क्योंकि O ज्यादा विद्युत ऋणी है। तो यहां से एक H पॉजिटिव मुक्त हो जाएगा और O का जो पॉजिटिव चार्ज है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी, द्वितीयक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है। तो ये इस अल्कोहल की क्रियाविधि है। एल्कीनों पर डाइबोरेन B2S6 की क्रिया से भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। इस क्रिया में पहले ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। ये एक ट्राई एल्किल बोरेन है, जिसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में NaOH से क्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और सह उत्पाद के रूप में यहां पर आर्थ्रोबोरिक अम्ल H3BO3 बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड तथा कीटोनों से। एल्डिहाइड और कीटोनों का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल या फिर H2-PD या फिर H2- निकिल या H2-PT आदि अपचायकों द्वारा अपचयन करके अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने एक एल्डिहाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, तो अपचयन करने पर देखिए यहाँ 2 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड टूट जाएगा, जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, तो C और O दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, यहां से एक H C की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगी और एक O की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगी। तो क्या बनेगा? R, ये तो देखिए पहले से था बॉन्ड टूटने पर, अब यहां एक वैलेंसी खाली हुई, एक यहां खाली हुई, है ना, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटने पर। तो 2 H है, एक H यहां जुड़ेगा और एक H यहां जुड़ेगा। तो इस प्रकार जो ये यौगिक बना, ये क्या है? तो हम इसे या में कह सकते हैं
CHH यानी CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड OH, तो RCH2OH क्या है, एक एल्कोहल है। तो इस प्रकार एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल बनेंगे। ऐसे ही अगर हम एक कीटोन ले लें, कीटोन में क्या होता है, कीटोन में एक कीटो समूह से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो जब इसका अपचयन किया जाता है तो ये द्विबंध में है ना, डबल बॉन्ड, इसमें से एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो एक वैलेंसी C की खाली होती है, एक O की खाली होती है, तो दोनों पर एक एक H जुड़ जाती है। तो इससे देखिए क्या बनेगा, बॉन्ड टूटने के बाद ये स्थिति बनी, तो एक H यहां जुड़ेगी, एक H यहां जुड़ेगी, ठीक है। तो ये जो यौगिक बना ये क्या है, एल्कोहल है। तो इस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से हम एल्कोहल बना सकते हैं। दूसरी बात यहां देखने वाली यह है कि एल्डिहाइडों के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बन रहे हैं, यानी 1 डिग्री एल्कोहल बन रहे हैं, और कीटोनों के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल बन रहे हैं, ठीक है। एस्ट्रो से, एस्ट्रो के अपचयन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। एस्टर क्या है, RCOOR-, एक एस्टर होता है, ठीक है, ये एक एस्टर होता है। और एस्टर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। तो इसका जब अपचयन किया जाता है तो बंध विदलन यहां से होता है, ठीक है, यहां से बंध विदलित होता है, तो इसमें बनता है RCH2OH प्लस R-OH, ठीक है। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए पहले एस्टर की संरचना को समझते हैं। RC, ये जो O है ये C के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ती है, और फिर ये दूसरी O सिंगल बॉन्ड से जुड़ती है, और इस O के साथ में R- जुड़ता है। तो इसमें जो बंध विदलन हुए हैं, बॉन्ड फिजन हुए हैं, वो C और O के बीच का ये बॉन्ड फिजन हुआ है, ये बॉन्ड टूटा है। तो इस बॉन्ड के टूटने से C और O की एक एक वैलेंसी खाली होती है, ठीक है, और एक ये पाई बॉन्ड टूटता है यहां से, तो C की एक और खाली होती है, एक O की खाली होती है। तो इस प्रकार दो स्पीसीज बनेंगी, RC, एक वैलेंसी यहां खाली हुई, एक यहां खाली हुई, और एक O की खाली हुई, प्लस R-O, एक O की खाली हुई, ठीक है। तो जब अपचयन करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी, एक यहां जुड़ेगी, एक यहां, है ना, और इसमें एक O से जुड़ेगी। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, ये बन गया RCH2OH, एल्कोहल बन गया नहीं, और ये भी एक एल्कोहल बन गया R-OH, ठीक है। तो इस प्रकार एस्ट्रो के अपचयन से भी एल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से, कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या है, वे यौगिक जिनमें RCOOH यानी COOH ग्रुप जुड़ा होता है वे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो इनका अपचयन करते हैं, ठीक है। कैसे होगा इनका अपचयन, देखिए इसके अपचयन में बंध विदलन यहां से होता है ये, ठीक है, और एक ये पाई बॉन्ड टूटता है, तो इससे दो स्पीसीज बनेगी, RCO, एक वैलेंसी खाली, यहां C की दो वैलेंसी खाली होंगी, ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और एक C और O के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, प्लस OH, OH में O की खाली। तो यहां से एक H यहां जुड़ेगी, एक यहां, और एक यहां, और एक इस पर जुड़ेगी। तो जब यहां जुड़ेगी ये तो बन जाएगा जलकाणु, और ये क्या हो जाएगा RCH2OH, ठीक है, एल्कोहल। तो टोटल H कितने की आवश्यकता पड़ी, 4 की। अम्ल एनहाइड्राइड से, तो अम्ल एनहाइड्राइडों का अपचयन करते हैं तो बंध विदलन होता है C और O से, ये बंध विदलन होते हैं इसके। तो यहां C की पहले एक एक वैलेंसी खाली होगी, और C डबल बॉन्ड O से एक एक पाई बॉन्ड का विदलन होगा, ठीक है। तो यानी C पर 2 H जुड़ेंगी और O पर एक H जुड़ेगी, और ये O यहां से 2 हाइड्रोजन लेकर के जल के रूप में निकल जाएगी, ठीक है। तो इससे 2 अणु बनेंगे RCH2OH के, और एक अणु बनेगा जल का, ठीक है। तो टोटल कितने H की आवश्यकता पड़ेगी, 2 H यहां, 2 H यहां, 4, 5, 6 और 2 8 H की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अपचयन के लिए हमने अपचायक बताए थे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
या फिर H2 कोई उत्प्रेरक जैसे PT, PD आदि। नेक्स्ट है अम्ल क्लोराइडों के अपचयन से। अम्ल क्लोराइड क्या होते हैं? RCOCl, इसे अम्ल क्लोराइड कहते हैं। तो इसका अपचयन करने पर, ठीक है, यहां से देखिए अपचयन क्या है? ऋण विद्युतीय अवयव का निकलना और धन विद्युतीय अवयव का जुड़ना। तो ऋण विद्युतीय अवयव Cl यहां से निकलेगी और हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेंगे। तो इस तरह क्या बनेगा? ये RC। C से ये O डबल बॉन्ड से जुड़ी है और यहां आ गई एक H और ये H और यहां से एक Cl लेकर के HCl के रूप में निकल गई। तो इस तरह पहले ये बनता है एल्डिहाइड। फिर हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइडों के अपचयन से एल्कोहल बनते हैं। कैसे? C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी C की खाली हुई, एक O की खाली हुई, तो यहां से एक एक H उनको सेटिस्फाइड करेगी, तो RCH2OH। तो इस प्रकार ये एक एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट है ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से RMgX को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो सबसे पहले इसकी हाफ O2 से क्रिया कराते हैं। तो हाफ O2 से क्रिया कराने पर देखिए सदैव ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक में R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है। R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो R की एक वैलेंसी खाली, एक Mg की खाली। ठीक है, R में क्या है? एल्किल ग्रुप है जिसमें कार्बन होती है जो मैग्नीशियम से जुड़ी होती है, बॉन्डेड रहती है। तो यानी C और Mg के बीच का बंध विदलित होता है। तो यहां से O R और Mg के बीच में आकर के बॉन्ड बना लेती है, और क्योंकि R की वैलेंसी 2, O की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, तो इसका नाम है एलॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। फिर इस एलॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का अम्लीय जल अपघटन करते हैं, जिससे बंध विदलन यहां से होता है और Mg के बीच से होता है और बॉन्ड टूट करके O पर जाता है, O निगेटिव Mg 1 पॉजिटिव। अब जल में क्या होता है? जल में होता है H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो जल से H पॉजिटिव तो जुड़ेंगे O पर, जिससे बनेगा ROH एल्कोहल, और OH निगेटिव जुड़ेंगे Mg पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो Mg पर आ गया एक OH और एक X पहले से ही है, तो इसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण। प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण फॉर्मल्डिहाइड से किया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका फॉर्मूला होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया इसमें ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट से कराई जाती है, RMgX से कराई जाती है। कुछ बंध विदलित होते हैं। देखिए हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक वो प्रक्रिया है जिसमें कोई पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है, तो C और O के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसमें से पाई बॉन्ड टूट करके O पर जाएगा, तो O निगेटिव C पॉजिटिव। देखिए बंध टूटकर जिस पर जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है ना, और दूसरे परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी प्रकार R और Mg के बीच का बंध टूटेगा तो टूटकर R पर जाता है, तो R निगेटिव Mg 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो इनका दूसरा बंध कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहां C पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए यहां से R पॉजिटिव तो C पर जुड़ेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब बंध बन जाएगा, और Mg जुड़ेगा O पर। ठीक है, यहां नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव था, तो बॉन्ड बनने के बाद ये समाप्त हो गया। तो इसके बाद इसका कर देते हैं अम्लीय जल अपघटन। अभी बताया था अम्लीय जल में होते हैं H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो बंध विदलन पुनः यहां से होता है और जल से प्राप्त H पॉजिटिव O पर जुड़ेंगे और OH निगेटिव Mg पर जुड़ेंगे। तो इससे क्या बनेगा? ठीक है, ये क्या है? RCH2, देखिए CH2 बन गया, RCH2OH, एक एल्कोहल बन गया, है ना, और ये एक प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो OH समूह है ये उस कार्बन पर जुड़ी है जो प्राथमिक है, जिससे एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा है। दूसरा OH समूह Mg पर जुड़ेगा, तो उससे क्या बनेगा? MgOH, और X पहले से जुड़ा है, तो नाम क्या होगा? मैग्नीशियम। द्वितीयक एल्कोहलों का निर्माण। द्वितीयक एल्कोहलों का निर्माण फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त किसी अन्य एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई अन्य एल्डिहाइड जैसे RCHO,
ठीक है, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड, लेकिन वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, उसकी क्रिया ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट से कराने पर, ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देख लीजिए। आर और सी के बीच का एक पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटकर O पर जाएगा तो O निगेटिव C पॉजिटिव। आर और Mg के बीच का बंध टूटेगा तो टूटकर R पे जाएगा, R निगेटिव Mg1 पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार बने आयन विपरीत आवेशित स्थानों पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहां C पर पॉजिटिव है तो यहां तो जुड़ेगा R निगेटिव, तो O पर निगेटिव है तो यहां जुड़ेगा Mgx, तो यहां पॉजिटिव था यहां निगेटिव था। इसका कर देंगे अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल में होते हैं H पॉजिटिव OH निगेटिव, बंध विदलन यहां से होगा, तो जल से प्राप्त H पॉजिटिव O निगेटिव पर जुड़ेंगे तो इससे बनेगा एक अल्कोहल। और इस अल्कोहल में हम देख रहे हैं जिस कार्बन पर OH समूह जुड़े हैं उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, ये 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी द्वितीयक अल्कोहल है। और OH समूह जुड़ेगा Mg पर, जिससे बनेगा MgOHX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, तृतीयक अल्कोहल। तो तृतीयक अल्कोहलों का निर्माण कैसे होगा? इसमें जो कीटोन होते हैं इनकी क्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से कराते हैं। ठीक है, यानी कीटोनों पर ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का योग होगा जिससे ये उत्पाद बनेगा। फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करेंगे। ठीक है, और इसके अम्लीय जल अपघटन से तृतीयक अल्कोहल बनेंगे। तृतीयक अल्कोहल में हम देख रहे हैं कि OH समूह कार्बन पर जुड़ा है जिस पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। अल्कोहलों के गुणधर्म, एक तो इसमें आता है क्वथनांक। क्वेश्चन आता है कि अल्कोहलों का क्वथनांक संगत एल्केनों से अधिक क्यों होता है? जैसे हमने एक अल्कोहल लिया CH3CH2OH और एक एल्केन लिया C2H6, तो दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। तो क्वेश्चन यह है कि इस एथेनॉल का क्वथनांक इस एल्केन से अधिक होता है। ठीक है, तो कारण पूछते हैं क्यों। देखिए, इसका कारण यह है कि जो अल्कोहल होते हैं इसमें OH में है ना, यानी O पर एक H जुड़ी है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे अणु में, ऐसे ही तीसरे अणु में, तो ये अणु क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके संगुणित रहते हैं, इसलिए इनके बीच के इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है एथेनॉल का क्वथनांक अधिक होने का? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अंतरा आणविक, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहलों के क्वथनांक संगत एल्केनों से अधिक होते हैं। एक पूछा जाता है विलेयता। विलेयता, एथिल कोई भी अल्कोहल है वो एक सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक किस में विलय होते हैं? अध्रुवीय विलायकों में। ठीक है, लेकिन एथिल अल्कोहल ये जल में भी विलय है और जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो क्वेश्चन आता है कि एथिल अल्कोहल एक सहसंयोजी यौगिक है, फिर भी यह ध्रुवीय विलायकों में विलय है, कारण बताइए। तो इसका कारण भी अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध ही है। देखिए, अल्कोहल में एक ऑक्सीजन परमाणु पर हाइड्रोजन जुड़ी है। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश रहता है। इसी प्रकार जल में भी ऑक्सीजन परमाणु पर हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अल्कोहल की आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन है वो जल की आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन के साथ आकर्षण उत्पन्न करती है। तो आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं यहां पर, और उसके कारण यहां पर एक बॉन्डिंग हो जाती है, और इस बॉन्डिंग को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण अल्कोहल के अणु जल के साथ संगुणित हो जाते हैं, और यही इनकी विलेयता का कारण है।
नेक्स्ट है एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड तथा एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, इसकी एल्कोहलों से क्रिया करा है ROH। ठीक है, तो एल्कोहलों की H और एसिटिल क्लोराइड की Cl मिलकर के बनाती हैं HCl। देखिए यहां से H और यहां से Cl क्या बन जाएगा HCl, तो यहां बचेगा RO, यहां क्या बचेगा CH3CO, तो CH3CO और यहां से OR, तो क्या बन जाएगा ये एक एस्टर। एस्टर में सबसे पहले CH3COO को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं CH3CO V बॉन्ड O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसकी क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, ये एल्कोहल हो गया। तो यहां से देखिए CH3COO, ये बन गया ना CH3COO, यहां से एक H ले लेते हैं ये, तो ये H मिलकर के बना लेगी एसिड, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH। यहां बचता है CH3CO और यहां बचता है OR, तो ये क्या बनेगा एक एस्टर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड से एल्कोहलों की क्रिया कराने पर एस्टर बनते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में एस्टर बनते हैं। गिरग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्रिया। एक अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH मेथनॉल, और एक गिरग्नॉर्ड अभिकर्मक ले लेते हैं एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, तो इससे क्रिया कराते हैं। देखिए एल्कोहल की जब गिरग्नॉर्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनते हैं, एल्केन। तो एल्केन कैसे बनेंगे, ये जो एथिल ग्रुप है ये एल्कोहल की इस H के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो यहां से बन जाता है C2H6, 5 H यहां से और 1 H यहां से, तो C2H6, और C2H6 क्या है, एक एल्केन है। कौन सा एल्केन है, एथेन है। ठीक है, प्लस यहां बचेगा OCH3 है ना, यहां से MgI, तो क्या बनेगा Mg से OCH3 जुड़ जाएगा और I पहले से जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या होगा, मैथोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है CO बंध विदलन की अभिक्रिया। तो इसमें पहला लेते हैं हैलोजन अम्लों से क्रिया। एल्कोहल ROH। अब हैलोजन अम्ल क्या है ये देख लेते हैं पहले, जैसे HF, HCl, HBr, HI, ये हैलोजन अम्ल है। ठीक है, जब हाइड्रोजन के साथ कोई हैलोजन जुड़ी हो तो उन्हें हैलोजन अम्ल कहते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल। ठीक है, ये सभी हैलोजन अम्ल है। इनकी क्रियाशीलता देखें तो HI सबसे ज्यादा क्रियाशील है, HBr कम है और HF और कम है, तो ये इनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। तो जो HI है ये तो एल्कोहलों के साथ बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति के ही क्रिया करता है, लेकिन HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में और HBr भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही क्रिया करते हैं। जैसे इस एल्कोहल से अगर हम HCl की क्रिया कराएं तो हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, निर्जल जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो इस अवस्था में एल्कोहल की OH HCl की इस H के साथ जल के रूप में निकलती है और यहां से R बचता है, यहां से Cl, तो ये मिलकर बनाते हैं RCl। ठीक है, एल्किल क्लोराइड। ऐसे ही ROH की अगर HBr से क्रिया कराएं तो एक उत्प्रेरक है सांद्र स्ट्रेसोफोर, इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यहां से OH और यहां से H जल का अणु बनेगा और यहां से R, यहां से Br, एल्किल ब्रोमाइड। अगर एल्कोहल की क्रिया HI से कराते हैं तो किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है, तो यहां से जल का अणु निकल जाएगा और RI बनेगा प्लस H2। थोड़ा ये समझ लेते हैं कि HI अधिक क्रियाशील क्यों है। देखिए HI में जो I परमाणु है ये ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। ठीक है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील है, तो इनका बंध अधिक दुर्बल है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ अधिक है, इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील है। नेक्स्ट है फास्फोरस के हैलाइडों से क्रिया। ठीक है, जैसे हमने एक एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH और इसकी क्रिया कराई PCl5 से, तो PCl5 क्या है, एक फास्फोरस का हैलाइड है। यदि इससे क्रिया कराते हैं
तो CH3CH2Cl यानी क्लोरोएथेन बनता है और सह उत्पाद के रूप में फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बनता है। इसी प्रकार अगर एथेनॉल की क्रिया PCl3 से कराते हैं तब मुख्य उत्पाद तो क्लोरोएथेन ही बनता है, लेकिन सह उत्पाद H3PO3 ऑर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। सांद्र H2SO4 से क्रिया, एक अल्कोहल लिया एथेनॉल, सांद्र H2SO4 H2SO4, तो सांद्र H2SO4 को हमने इस प्रकार से लिख लिया HHSO4। तो देखिए यहां से कमरे के ताप पर यह जल का अणु निकल जाएगा और क्या बनेगा CH3CH2HSO4, नाम बनेगा एथिल, ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अगर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन कर दिया जाए, यानी इसको जल के साथ आश्रित कर दिया जाए, तो क्या होगा, ठीक है, एथिल अल्कोहल हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा और H2SO4 पृथक हो जाएगा। ठीक है, अगर समझें इसको तो जल से H तो यहां जुड़ेगी और OH इधर जुड़ेगी, यहां से बन विचलित होगा ये तो बन गया देखो H2SO4 और ये इधर बन गया एथिल अल्कोहल। एल्किल समूह की अभिक्रिया, इसमें है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण वो क्रिया है जिसमें जल का अणु निकलता है, यानी इसमें H2O निकलता है। ठीक है, तो कैसे निकलता है देखते हैं। एक अल्कोहल ले लेते हैं, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल को जब सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री पर गर्म करते हैं तो यहां से जल का अणु निकलता है। ठीक है, एक कार्बन से OH और दूसरी निकटवर्ती कार्बन से एक H, तो ये जल का अणु बनता है। तो यहां से जब ये जल का अणु निकल जाएगा तो कार्बन की ये वैलेंसी खाली होगी और यहां से भी कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, तो दोनों ये एक बॉन्ड बनाकर इसे संतुष्ट कर लेंगे, जिससे दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये बनेगी एथीन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एल्कोहलों के निर्जलीकरण से एल्कीन बनती हैं। ठीक है, जैसे एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या बनी है, एथीन बनी है। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझ लेते हैं। अब क्योंकि निर्जलीकरण की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है, सांद्र H2SO4 वियोजित होकर प्रोटॉन देता है ना। ये प्रोटॉन एथेनॉल की H पर जुड़ता है। ठीक है, पहले एथेनॉल ले लेते हैं और इस पर इसकी जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो इन पर ये प्रोटॉन जुड़ता है। यहां जुड़ गया मान लीजिए, तो जुड़ने पर O ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म H को दे दिया, जिससे H के पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गए, लेकिन O पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस फास्ट होता है। सेकंड स्टेप में जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है, इसमें स्लो प्रोसेस में एक जल का अणु निकलता है। अब ये जल का अणु कैसे निकलेगा, देखिए ये C और O के बीच का ये जो बंध है, ये टूट करके O पर जाता है। O पर जाता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाता है, लेकिन यहां जो कार्बन है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे बनता है CH3CH2 1 पॉजिटिव। इसका नाम है एथिल कार्बोधनायन। तो एथिल कार्बोधनायन बनता है। अब एथिल कार्बोधनायन की संरचना को समझ लेते हैं। इसमें एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हैं और दूसरी कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर 2 हाइड्रोजन है, दूसरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और दोनों के बीच में एक एकल बंध है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है, इसके निकटवर्ती एक कार्बन से एक प्रोटॉन निकलता है। ठीक है, मान लीजिए ये प्रोटॉन निकल गया, यहां से ये निकलता है, ये बंध टूट करके C पर चला जाता है, जिससे C पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहां क्या बचेगा, CH2CH ये बचेगा। देखिए C नेगेटिव
एकल बॉन्ड C पॉजिटिव और इन दोनों के ऊपर दो दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है जिससे इनके बीच में एक बॉन्ड और बन जाता है। तो ये इसकी क्रिया विधि है। तो देखिए एथीन बन गया, तो ये इसकी क्रिया विधि है। एल्कोहलों को अगर सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री C पर गर्म किया जाए तो ईथर बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने दो एथेनॉल के अणु लिए हैं और इनको सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री C पर गर्म करें, तब एक अणु से H और दूसरे अणु से OH मिलकर के एक जल का अणु बना लेती हैं और ईथर बनते हैं। तो यहां पर ईथर बनेगा CH3 CH2, बीच में ये O बची CH2 CH3, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर 140 डिग्री C पर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें तो निर्जलीकरण होता है और उसमें एल्कीन बनती है। लेकिन अगर 140 डिग्री C पर गर्म करें तब भी जल का एक अणु निकलता है और डाई एथिल ईथर अर्थात ईथर बनते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। तो विभेद करने की पहली विधि है ऑक्सीकरण विधि। एल्कोहलों का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय KMnO4 या क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन बनते हैं। जैसे पहला लेते हैं, अगर किसी प्राथमिक अल्कोहल का, हमने एक प्राथमिक अल्कोहल लिया CH3 CH2OH और इसका ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, तो पहले बनता है CH3 CH2 CH3 CHO, CH3 CHO एल्डिहाइड। देखिए एक H यहां से और एक H इसमें से और ये O मिलकर के एक जल का अणु बना लेगी और बचेगा CH3 CHO, तो क्या बनेगा एसिटल्डिहाइड। फिर इसके ऑक्सीकरण से CH3 COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। तो इसका अर्थ होगा कि प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से पहले एल्डिहाइड और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ऐसे ही अगर द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए, द्वितीयक अल्कोहल ले लेते हैं जैसे CH3 CH3 CHOH, ये एक द्वितीयक अल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण यदि किया जाए तो देखिए क्या होगा, एक H यहां से और एक H ये और ये O मिलकर बना लेगी जल का अणु, तो बचेगा CH3 CH3 और यहां से CO। ठीक है, तो एक कीटोन, कौन सा कीटोन है ये, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन बनेगा। तो इसका अर्थ होगा कि द्वितीयक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। और यदि कीटोनों का भी आगे ऑक्सीकरण किया जाए तो इनसे भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनते हैं। ठीक है, कीटोनों के ऑक्सीकरण से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनते हैं। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण करें, एक तृतीयक अल्कोहल ले लेते हैं, ये एक तृतीयक अल्कोहल है, इनका ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता है। ठीक है, इनका ऑक्सीकरण सरलता से नहीं होता है। ठीक है, कठिनता से ऑक्सीकरण यदि हो भी जाए तो इनसे भी कीटोन ही बनते हैं, लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, तो यहाँ जो कीटोन बनेंगे उसमें 3 कार्बन रहेंगे और फिर इसके ऑक्सीकरण से
कार्बोक्जिलिक अम्ल बनते हैं और उस कार्बोक्जिलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या में और कमी हो जाती है। देखिए यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, तो कार्बन परमाणु की संख्या में लगातार कमी हो जाती है। तप्त तांबे की अभिक्रिया द्वारा, तप्त तांबे की अभिक्रिया में यदि प्राथमिक अल्कोहल की वाष्पों को तप्त कॉपर पर प्रवाहित करें, कॉपर को पहले 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लिया गया है और फिर इस पर 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प यदि प्रवाहित करें तो उसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, यानी इसमें से हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है। तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो क्या बचेगा CH3CHO, यानी एक एल्डिहाइड बनेगा। ऐसे ही अगर कोई द्वितीयक अल्कोहल लिया जाए, ये एक द्वितीयक अल्कोहल है, तो इस द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को अगर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करें तो इसमें से एक हाइड्रोजन अणु निकलेगा, एक H यहाँ से और एक H ये, तो क्या बचा यहाँ पर CO, तो CH3CH3CO, तो एक कीटोन बनेगा। ठीक है, तो द्वितीयक अल्कोहलों के तप्त तांबे की पर अभिक्रिया से कीटोन बनेंगे। ऐसे ही अगर हम किसी तृतीयक अल्कोहल को लें तो तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन नहीं निकलती बल्कि एक जलकाणु निकलता है। ठीक है, तो जलकाणु कैसे निकलता है, यहाँ से OH और इस कार्बन पर जुड़ी किसी एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन, ठीक है, जल के रूप में निकलती है। तो क्या बचेगा CH3CH3C, ठीक है, यहाँ से OH गई तो एक वैलेंसी खाली, यहाँ CH2 से एक H गई तो एक इस कार्बन की वैलेंसी खाली, तो ये दोनों कार्बन आपस में एक बॉन्ड और बना करके अपनी खाली संयोजकता को संतुष्ट कर लेंगे और उससे बनेगा ये एल्कीन। ठीक है, तो क्या समझ में आया, अल्कोहलों की वाष्प को तांबे पर प्रवाहित करने से क्या होगा, यदि प्राथमिक अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेंगे, द्वितीयक अल्कोहल है तो कीटोन बनेंगे, और यदि में तृतीयक अल्कोहल हैं तो एल्कीन बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। तीसरा है ल्यूकास परीक्षण द्वारा। ल्यूकास परीक्षण ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा किया जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो जो तृतीयक अल्कोहल होते हैं ये ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कमरे के ताप पर ही धुंधलापन देते हैं। ठीक है, और ये धुंधलापन एल्किल क्लोराइड बनने के कारण है। ठीक है, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल एल्किल क्लोराइड सरलता से बना लेते हैं क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होते हैं जिससे OH निकलने की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरे जो द्वितीयक अल्कोहल हैं इनकी ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराने पर ये धुंधलापन करीब 5 मिनट में देते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं देते। ठीक है, ये कमरे के ताप पर ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया नहीं करते। तो इस प्रकार हम ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल को सर्वप्रथम बॉयल ने बनाया था। बॉयल कब बनाया था, 1631 ईस्वी में। और कैसे बनाया था, लकड़ी के भंजक आश्वन से। उसने लकड़ी ली थी, लकड़ी के छोटे छोटे, और उनको एक रिटॉर्ट में लेकर के गर्म किया था और उसके जिससे उसका भंजक आश्वन हो गया था और उसके आश्वन से मेथनॉल प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये लकड़ी से प्राप्त हो रही है इसलिए इसे पहले कास्ट स्पिरिट भी कहते थे। कास्ट स्पिरिट, तो इसको कास्ट स्पिरिट भी, कास्ट कहते हैं लकड़ी की स्पिरिट भी कहते थे। ठीक है, तो आजकल इसका उत्पादन संश्लेषण गैस से किया जाता है। संश्लेषण गैस, संश्लेषण क्या है, संश्लेषण गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है ना, इसे संश्लेषण गैस कहते हैं। तो संश्लेषण गैस में
जितनी हाइड्रोजन है उसमें उतनी ही हाइड्रोजन और मिला देने पर मिला करके उत्प्रेरक क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ताप और दाब लगा करके गर्म करते हैं और उससे मेथेनॉल बनता है। ठीक है, ये इसके बनाने की विधि है। उपयोग 30% सिलेबस से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट है एथेनॉल, C2H5OH। एथेनॉल को कैसे बनाते हैं देखिए, एक होता है सुक्रोज, C12H22O11, सुक्रोज। सुक्रोज के जलीय विलयन का ईस्ट द्वारा किण्वन किया जाता है। ईस्ट द्वारा क्या किया जाता है? किण्वन। ठीक है, किण्वन क्या है? किण्वन एक वो क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का किण्वों द्वारा, किण्व यानी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटन किया जाता है। ये क्रिया किण्वन कहलाती है। तो ईस्ट जो होता है इसमें कुछ एंजाइम होते हैं और उसमें से एक इन्वर्टेस एंजाइम, ठीक है, इन्वर्टेस एंजाइम इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। फिर एक और एंजाइम होता है ईस्ट में ही, है ना, वो होता है जाइमेस। तो जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, जहाँ पर किण्वन की क्रिया होती है वहाँ पर झाग बन जाते हैं। ठीक है, और इस क्रिया में एथिल अल्कोहल बनता है। तो एथिल अल्कोहल ये हमें बनाना था, तो समझ में आया। एक और विधि है स्टार्च से। तो स्टार्च से भी हम एथेनॉल बना सकते हैं। स्टार्च से, स्टार्च होता है C6H10O5N। तो इसका जलीय विलयन लेते हैं स्टार्च का। इसके जलीय विलयन का माल्ट निष्कर्ष इसमें मिलाते हैं, माल्ट निष्कर्ष। तो माल्ट निष्कर्ष से हमें प्राप्त होता है एक डाइस्टेस एंजाइम। ठीक है, माल्ट निष्कर्ष क्या है, जो जौ होते हैं उनको अंकुरित कर लेते हैं, अंकुरित करके उनको पीस लेते हैं और उनको उबाल करके उससे छान लेते हैं और जो छनित प्राप्त होता है उसे माल्ट निष्कर्ष कहते हैं। तो माल्ट निष्कर्ष में कुछ एंजाइम होते हैं जैसे डाइस्टेस, है ना। तो ये एंजाइम इस स्टार्च को माल्टोस शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये माल्टोस शर्करा है और इसका फॉर्मूला शर्करा के समान ही या सुक्रोज के समान ही होता है, माल्टोस। दूसरे, फिर इस माल्टोस का माल्टेस एंजाइम द्वारा, माल्टेस एंजाइम जो कि ईस्ट में होता है, माल्टेस एंजाइम द्वारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज में अपघटन होता है। फिर इस ग्लूकोज का जाइमेस एंजाइम द्वारा, यह भी जाइमेस एंजाइम ईस्ट में ही होता है, जाइमेस एंजाइम द्वारा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन होता है। तो इस प्रकार यहाँ भी हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। फिर देख लें एक बार, स्टार्च के जलीय विलयन का माल्ट निष्कर्ष से डाइस्टेस एंजाइम द्वारा माल्टोस में परिवर्तन होता है। फिर इस माल्टोस के जलीय विलयन का माल्टेस एंजाइम द्वारा, जो कि ईस्ट में होता है, ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। फिर ग्लूकोज का जाइमेस एंजाइम द्वारा, जो कि ईस्ट में होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है। अंततः हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। फिनॉल, फिनॉल क्या है? बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल कहलाते हैं। जैसे बेंजीन है, इस बेंजीन से एक
या अधिक H OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो प्राप्त होता है उसे फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन है और ये क्या बन जाएगा इससे, फिनॉल। फिनॉल में 2H समूह यदि, ठीक है, इसके सापेक्ष ये ऑर्थो स्थिति ऑर्थो पर हो तब इसको कैटकॉल कहते हैं, और यदि एक OH समूह मेटा पर हो तब इसे रिसॉर्सिनॉल कहते हैं, रिसॉर्सिनॉल। और यदि एक OH समूह पैरा पर हो तब इसे क्विनॉल कहते हैं, क्विनॉल। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, ये सभी फिनॉल हैं। बनाने की विधियां, पहली विधि है बेंजीन से। बेंजीन से बनाने के लिए बेंजीन की क्रिया, ये बेंजीन है, सांद्र H2SO4 से कराते हैं। ठीक है, सांद्र H2SO4 को समझने के लिए लिख लेते हैं HOSO3H, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना ये होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये SO3H और ये OH हमने अलग अलग लिख लिया है। तो जब इसको 80 डिग्री C पर गर्म करते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से ये OH जल के रूप में निकल जाती है, और बचा हुआ ये सल्फोनिक ग्रुप SO3H उस खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देता है। तो SO3H नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फिर इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया NaOH से कराते हैं, तो यहाँ से यह H इस OH के साथ जल के रूप में निकल जाती है और बची हुई सोडियम परमाणु वहाँ पर खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देता है। नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को NaOH के साथ संगलित करते हैं, यानी इनको साथ साथ गलाते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर यहाँ से Na2SO3 निकल जाता है, Na2SO3। तो ये Na और ये Na और ये SO3 Na2SO3 बना लेते हैं, और बची हुई ये OH यहाँ इस खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देती है, और इसी को हम फिनॉल कहते हैं। तो इस प्रकार फिनॉल बनता है। तो एक विधि हुई। दूसरी विधि है एनिलीन से। एनिलीन से, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर एक NH2 समूह, तो ये एनिलीन है। सबसे पहले एनिलीन की क्रिया HNO2 और HCl से कराते हैं। ठीक है, जिससे बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, यहाँ से जल का अणु निकल जाता है। फिर इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जल अपघटन करते हैं। तो जल अपघटन करने पर यहाँ से ये नाइट्रोजन और जल से प्राप्त एक H इस Cl के साथ HCl और बची हुई जल में से OH इस खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड करती है। फिर समझ लीजिए जल में क्या होता है, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो ये H पॉजिटिव इस Cl के साथ माइनस करेगा HCl, ये नाइट्रोजन निकल गई N2, ये जो OH बचेगी यहाँ इस खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगी और उससे बनेगी ये फिनॉल। ठीक है, तो ये दूसरी विधि हुई एनिलीन से। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर एक Cl। इसकी क्रिया जलीय NaOH से कराते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 3 डिग्री सेल्सियस। तो इससे यहाँ से निकल जाता है NaCl और बचता है ये खाली, ये जो वैलेंसी खाली उस पर OH आ जाएगा, तो उससे बनेगा फिनॉल। एक चौथी विधि है क्यूमीन से। क्यूमीन से, क्यूमीन क्या है, बेंजीन रिंग में जब CH3CH3 यानी आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हो तो वो क्यूमीन कहलाता है, क्यूमीन। ठीक है, तो क्यूमीन की क्रिया पहले ऑक्सीजन से कराई जाती है, जिससे
क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से विदलित होता है H और C के बीच का, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ जाती हैं। ठीक है, फिर इसका करते हैं अम्लीय जल अपघटन, और अम्लीय जल अपघटन करने पर यहाँ से ये एसीटोन निकल जाता है, CH3CO CH3, और बची OH इस खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड करती है, और यही क्या है, फिनॉल है। ठीक है, तो ये क्यूमीन से होगा। तो ये इसकी बनाने की 4 विधियां हैं। फिनॉल के गुणधर्म, जो फिनॉल होता है इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका 43 डिग्री सी होता है। ठीक है, यानी इस ताप पर ये ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, और इससे कम ताप पर ये ठोस अवस्था में रहती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सी है। ठीक है, अल्प मात्रा में अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया कर ले तो ये हल्के गुलाबी रंग की हो जाती है, क्योंकि वायु द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिससे बनता है बेंजोक्विनोन, और उसी बेंजोक्विनोन के कारण ये हल्की गुलाबी रंग की दिखाई देती है। रासायनिक गुण, तो पहला लेते हैं सोडियम धातु से क्रिया। तो सोडियम धातु से अगर फिनॉल की क्रिया कराएं तो ये ठीक एल्कोहलों के समान ही क्रिया देती है, यानी इसमें से ये H मुक्त होती है और वहाँ पर सोडियम परमाणु ऐड होता है। ठीक है, हाफ H2, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और यह अभिक्रिया फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की भी व्याख्या करती है। दूसरा रासायनिक गुण है फास्फोरस के हैलाइड, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो अगर फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाए तो ये क्रिया भी ठीक एल्कोहलों के समान है। इसमें पूरा OH समूह निकल जाता है और Cl द्वारा विस्थापित हो जाता है, और सह उत्पाद के रूप में POCl3 और HCl बनते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा OH निकल जाएगा और यहाँ से एक Cl वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी बचा PCl4 और यहाँ से बचा एक OH, तो उनसे क्या क्या बनेगा, POCl3 और HCl। नेक्स्ट है तीसरा रासायनिक गुण है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण यानी एसिटो समूह का ऐड होना एसिटिलीकरण है। अगर फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3CO Cl से कराएं तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये Cl HCl के रूप में निकल जाएगी, और बचा हुआ COCH3 वहाँ आ जाएगा ऊपर, जो O की वैलेंसी खाली हुई है। ठीक है, और इसका नाम होता है फेनिल एसीटेट। तो फेनिल एसीटेट बनेगा, ये एसीटेट है और ये फेनिल है, तो फेनिल एसीटेट। ऐसे ही एसिटिलीकरण की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा के भी की जा सकती है। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO V बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ से ये एक एसिटिक अम्ल का अणु निकलता है, ये एसिटिक अम्ल बन गया CH3COOH, और बचा हुआ COCH3 O की खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, और उससे बनेगा फेनिल एसीटेट। नेक्स्ट है एल्किलीकरण। एल्किल ग्रुप का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाता है। तो इसके लिए फिनॉल से पहले हमें सोडियम फिनॉक्साइड बनाना होगा, तो इसके लिए सोडियम से क्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, माइनस हाइड्रोजन हो जाएगी, हाफ हाइड्रोजन। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की किसी एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे तो उस एल्किल हैलाइड से हैलाइड और सोडियम फिनॉक्साइड से सोडियम मिलकर के बना लेंगे सोडियम हैलाइड, यानी जैसे हमने यहाँ पर हैलाइड लिया है आयोडीन, तो क्या बनेगा NaI, और बचा हुआ CH3 इस O की खाली वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, OCH3। तो इस प्रकार ये एक ईथर बनता है, और इस ईथर का नाम है एनिसोल, और दूसरा नाम है फेनिल मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर।
ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो मैथिल नाम पहला आएगा M और फेनिल P बाद में आएगा, तो इसलिए मैथिल फेनिल ईथर। फिनॉल की OH समूह की क्रिया, पहला है इसमें अम्लीय गुण। फिनॉल जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि ये NaOH जो कि एक अक्षार है से क्रिया करके एक लवण बनाता है, जो कि क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इससे सिद्ध होता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति की है, क्योंकि अक्षार से क्रिया करके लवण बना रहा है। तो अक्षारों से क्रिया करके कौन लवण बनाता है, अम्लीय तो बनाते हैं, तो इसलिए फिनॉल अम्लीय प्रकृति की है। क्वेश्चन है कि जो फिनॉल होते हैं ये एल्कोहलों से अधिक अम्लीय हैं। ठीक है, हमने एक एल्कोहल लिया ये और ये एक फिनॉल लिया, तो ये ज़्यादा अम्लीय है ना। फिनॉल एल्कोहलों से अधिक अम्लीय हैं, क्यों, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका कारण देखिए ये है, यहाँ पर जो फेनिल समूह है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, जिससे यहाँ से H पॉजिटिव निकलने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जबकि एल्कोहलों में जो एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉनों को O की तरफ को विस्थापित करता है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, जिससे यहाँ O पर इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे H पॉजिटिव निकलने की प्रवृत्ति घटती है। और यही कारण है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति की है। दूसरा कारण ये है कि फिनॉल एक H पॉजिटिव देकर, एक प्रोटॉन देकर फिनॉक्साइड आयन बनाती है। ये बेंजीन रिंग है, इसमें OH है, तो यदि यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाए तो क्या प्राप्त होता है, हमें एक फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। ये फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, यानी ये कई अनुनाद संरचनाएं प्रदर्शित करता है और उन्हीं के कारण ये स्थायी है, और इसलिए फिनॉल अधिक अम्लीय है। जिंक चूर्ण से क्रिया, फिनॉल जो होता है C6H5OH जिंक चूर्ण से क्रिया करके बेंजीन बनाता है C6H6, और ये O जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड के रूप में निकल जाती है। क्वेश्चन हो सकता है क्या होता है जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जब केवल रिएक्शन लिखनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बेंजीन बनता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे, तो उसके लिए भी हमें केवल रिएक्शन लिखनी होती है, तो उसमें भी यही रिएक्शन लिखी जाएगी। तीसरा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, अगर फिनॉल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करें तो बेंजोक्विनोन बनता है। ठीक है, ये हो गया फिनॉल, और इसका ऑक्सीकरण किया जाए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कैसा, अम्लीय, तो क्या बनता है इस क्रिया में, बेंजोक्विनोन। ये नहीं आने का यहाँ पर, ये बेंजोक्विनोन, तो ये बेंजोक्विनोन बनता है। तो ये इसकी ऑक्सीकरण की क्रिया है। बेंजीन नाभिक की क्रिया, पहली है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो फिनॉल है ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। OH समूह जो होता है ये ऑर्थो और पैरा दैशिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी इसकी उपस्थिति में बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापन होता है। देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा है, तो OH की उपस्थिति में इन दो जगहों पर प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, तो जो OH समूह है जब ये रिंग से जुड़ा होता है तो ये तीन प्रभाव उत्पन्न करता है, एक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, एक धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव और एक धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, इस प्रभाव के कारण तो OH समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रभाव के कारण बेंजीन रिंग
इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है और प्लस इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव के कारण भी बेंजीन इलेक्ट्रॉनों को अपने रिंग की ओर आकर्षित करती है। तो ये दो प्रभाव मिलकर के इस एक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को कम कर देते हैं। तो इस प्रकार OH समूह की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग में आते हैं, यानी बेंजीन रिंग की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है। फिनॉल की कुछ अनुनाद संरचनाएं होती हैं, तो देख लेते हैं। फिनॉल में जो OH समूह हैं इस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं O पर, तो +M+E प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग में आ जाते हैं। बेंजीन रिंग में आने के कारण क्या होता है, यहाँ इस कार्बन पर आएंगे, O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और यहाँ C पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ये नेक्स्ट कार्बन पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आए, उनसे यहाँ दो नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गया एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इसमें आए थे दो पॉजिटिव चार्ज। तो इस एक पॉजिटिव चार्ज से ये एक नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाता है, तो एक नेगेटिव चार्ज बचता है। इस नेगेटिव से ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन को दे देता है, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल हो जाता है, जिससे इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसको यदि हम और ठीक सा लिख लें तो कुछ इस तरह से है, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और O पर एक डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ये और आगे की तरफ चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और ये द्विबंध पहले से ही है O डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ एक पॉजिटिव और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है और चार्ज समाप्त हो जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों के और इन पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये आगे की तरफ चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको दे देता है अपना, जिससे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है और चार्ज समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम इन अनुनाद संरचनाओं में देख रहे हैं कि यहाँ ऑर्थो, फिर यहाँ पैरा और फिर यहाँ ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। इसलिए OH समूह जो होता है ये ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को प्रीफरेंस देता है। फिनॉल की कुछ इलेक्ट्रॉन फिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं, जैसे एक है हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन। तो हैलोजनीकरण की इस क्रिया में फिनॉल की क्रिया हैलोजन से कराई जाती है, जैसे कि ब्रोमीन से करा दी है ना, और किस में कराई जाती है, ये कार्बन डाई सल्फाइड एक विलायक है उसमें कराई जाती है 0 डिग्री C पर। ठीक है, अब OH समूह ऑर्थो और पैरादेशिक प्रभाव दिखाता है, तो यहाँ से एक Br ऑर्थो पर और दूसरे प्रतिस्थापी उत्पाद में एक Br पैरा स्थान पर जुड़ती है। ठीक है, नाम बनेगा ऑर्थोब्रोमो फिनॉल। ठीक है, और ये पैरा ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रोमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में कराई थी। अगर फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से करा दें तब एक ट्राई प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है, जिसका नाम है ट्राईब्रोमोफिनॉल। तो एक ट्राईब्रोमोफिनॉल बनता है कब, जब फिनॉल की ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं। तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल।
ठीक है, अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो एक Br 2 पर है, एक 4 पर है, एक 6 पर है, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, इसमें फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। दो तरीके से हो सकती है, एक ठंडा व तनु नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, एक हो सकता है गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ठंडे और तनु में तो बनते हैं ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और यह है पैरा नाइट्रोफिनॉल। और यदि गर्म लिया जाए और सांद्र लिया जाए, ठीक है, तब बनता है एक ट्राई प्रतिस्थापी उत्पाद जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। पिक्रिक अम्ल, तो ये एक पिक्रिक अम्ल है और इसका IUPAC नाम देखें तो उसके लिए नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है और इसको पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया गर्म और सांद्र HNO3 से कराते हैं तो क्या बनता है पिक्रिक अम्ल, और ठंडे और तनु से कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, ठीक है, कभी कभी पिक्रिक अम्ल का केवल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। इसके लिए सल्फोनिक ग्रुप जब बेंजीन रिंग में जुड़ता है तो इसे सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण कहते हैं। इसके लिए फिनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने समझने के लिए लिख लिया है HOSO3H और ये अम्ल होता है सांद्र, ठीक है। तो OH समूह जैसा कि हमें पता है कि ऑर्थो और पैरादेशिक प्रभाव दिखाता है, तो एक बार ऑर्थो की H इस OH के साथ जल के रूप में निकलती है और SO3H वहाँ आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक बार पैरा की H OH के साथ जल के रूप में निकलती है और SO3H वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्या बनता है, इससे बनता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जो फिनॉल है ये अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया कर लेता है और C6H5O AlCl2 बना लेता है, ठीक है। इसलिए फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराने के लिए सांद्र H2SO4 का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। यहाँ पर एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ले रहा है जिसमें फिनॉल की क्रिया प्रोपीन से कराई जा रही है, प्रोपीन। तो यहाँ पर जो ऑर्थो की H है, एक बार ऑर्थो की H, ठीक है, यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड टूटता है तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाती है। एक इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है और दूसरे इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है। तो एक बॉन्ड इसमें यहाँ C और H के बीच का टूटता है ये, ठीक है। तो जो H है ये तो जाकर जुड़ती है CH2 पर और
जो ये सी की खाली वैलेंसी है ये इस सी से सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो इससे बनता है ये ऑर्थो आइसोप्रोपिल फिनोल। ठीक इसी प्रकार एक पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद भी बनता है जिसमें ये आइसोप्रोपिल पैरा स्थान पर जुड़ता है और इसका नाम पैरा आइसोप्रोपिल फिनोल। नेक्स्ट है कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसमें फिनोल की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH विलयन से कराते हैं, गर्म करते हैं। तो इस क्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है और इस क्रिया को कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया में जो फिनॉल है ये अम्लीय प्रकृति का होने के कारण पहले NaOH से क्रिया करता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ठीक है, -H2 हो जाता है। फिर ये सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से क्रिया करता है। CO2 की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर C और O के बीच का एक पाई बॉन्ड टूटता है और टूटकर अधिक विद्युत ऋणी O पर जाता है जिससे O नेगेटिव C पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्थो की H है तो ये C और H के बीच का बॉन्ड टूटता है और टूट कर के C पर जाता है जिससे यहाँ नेगेटिव और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। H पॉजिटिव ऑक्सीजन से जुड़ता है जिस पर नेगेटिव चार्ज है और C पॉजिटिव यहाँ इस कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनता है। तो ये कार्बोक्जिलिक अम्ल है। हम जानते हैं कि कार्बोक्जिलिक अम्ल अम्लीय है, अम्ल है एक, और NaOH यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, ये एक अक्षार है। तो ये दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ पर अक्षार से Na आ जाता है। बने यौगिक का अम्लीय जल अपघटन करने पर ये सभी Na यहाँ से निकल जाती हैं और इनके स्थान पर हाइड्रोजन आ जाती है। ठीक है, इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल है। रीमर टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में फिनोल की क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 से NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है और NaOH यहाँ पर एक्वस प्रकृति का होता है यानी जलीय होता है। तो क्रिया कराने पर सैलिसिल्डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया रीमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। अगर यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म उपयोग करते हैं तो यहाँ सैलिसिल्डिहाइड के स्थान पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फिनोल की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म और एक्वस यानी जलीय NaOH से कराते हैं तो यहाँ पर ONA, ठीक है, यहाँ से H निकलती है और NaOH से Na यहाँ पर जुड़ता है जो कि एक लवण है, सोडियम फिनॉक्साइड है और माइनस यहाँ पर H2O हो जाता है। ठीक है, अब ऑर्थो की ये H इस क्लोरोफॉर्म से एक Cl लेकर के HCl के रूप में निकलती है और जो कार्बन की वैलेंसी खाली होती हैं तो वे दोनों कार्बन आपस में एक सिंगल बॉन्ड बनाकर उसको सेटिस्फाइड कर लेती हैं। तो इस प्रकार एक कार्बन पर 2 Cl शेष रह जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक्वस NaOH उपयोग हो रहा है तो यहाँ से Cl
OH द्वारा विस्थापित हो जाता है, यानी दोनों Cl निकल जाती हैं और उनके स्थान पर 2 OH ग्रुप आ जाते हैं। अब एक ही कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो अस्थायी होता है और ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक जल का अणु निकालता है, जिससे हमें प्राप्त होता है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO, एक एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर मिलता है। फिर इसका अम्लीय जल अपघटन करते हैं, जिससे ये अन्य बने उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करने पर यहाँ से ये अन्य H द्वारा विस्थापित हो जाता है, जिससे बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। यदि फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और जलीय NaOH से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल। ईथर वे यौगिक जिनमें एक ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, उन्हें ईथर कहते हैं। और इनमें जो ऑक्सीजन होती है इसे ईथरीय ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे R के स्थान पर अगर CH3 यानी मैथिल ग्रुप ले लिया जाए तो बना ईथर डाईमैथिल ईथर होगा और यह एक सम्मित ईथर होता है। ठीक है, क्योंकि इसे यहाँ से काटने पर 2 समान भाग प्राप्त होते हैं, इसलिए ये एक सम्मित ईथर है। इस ईथर को सरल ईथर भी कहते हैं। यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न एल्किल समूह जुड़ते हैं, जैसे एक तरफ CH3 और दूसरी ओर एथिल ग्रुप जुड़ता है, तो बना ईथर एथिल मैथिल ईथर होता है और यह एक मिश्रित ईथर होता है। मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर, इसे असम्मित ईथर कहते हैं। IUPAC पद्धति में इनका नामकरण एल्केनों के एलॉक्सी व्युत्पन्न के रूप में होता है। जैसे हमने एक एल्केन ले लिया RH, ये एक एल्केन है। इससे जब हम एक H एक एलॉक्सी ग्रुप द्वारा विस्थापित कर देते हैं तो एक ईथर बनता है। ठीक है, तो इसलिए इनका नामकरण एलॉक्सी व्युत्पन्नों के रूप में होता है। यहाँ पर OR को एलॉक्सी समूह कहते हैं। जैसे OCH3 मैथोक्सी, OC2H5 एथोक्सी। जैसे यहाँ पर 3 यौगिक दिए गए हैं, इनके हमें IUPAC नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु से 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए जो ऑक्सी शब्द है ये किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ा जा सकता है। वैसे ऑक्सी शब्द उस एल्किल ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर दोनों में ही एक एक कार्बन है, इसलिए ऑक्सी शब्द किसी में भी जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर नाम बनेगा, ये बन गया देखो मैथोक्सी। ठीक है, और इसको एल्केन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा एल्केन है? मैथेन।
मेथॉक्सी मैथीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा मेथॉक्सी मैथीन। यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप हैं जिसमें एक मैथिल है और एक एथिल है। एथिल ग्रुप में एक कार्बन है और एथिल ग्रुप में दो कार्बन हैं, इसलिए ऑक्सी शब्द इस मैथिल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, तो इसलिए नाम बनेगा मेथॉक्सी। और इसको एक एल्केन के रूप में लिखेंगे। कौन सा एल्केन बनेगा? दो कार्बन होते हैं जो, एथेन, मेथॉक्सी एथेन। यहाँ पर भी दोनों ग्रुप समान हैं, इसलिए एथॉक्सी एथेन। ठीक है, एक और तरीका बता देता हूँ, CH3O(C2H5). पहले दोनों की वर्ड रूट लिख लेते हैं। इसमें एक कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगी मेक, इसमें दो कार्बन है तो इसकी बनेगी एक। ठीक है, जिसमें कम कार्बन है उसमें तो आप ऑक्सी जोड़ दीजिए और जिसमें अधिक कार्बन है उसमें एन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या नाम बनेगा? मेथॉक्सी एथेन। तो इस प्रकार ये बन जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ईथर बनाने की विधियाँ। पहली विधि है एल्कोहलों के निर्जलीकरण से। तो यहाँ पर जो एल्कोहल हैं जैसे C2H5OH, नाम है एथेनॉल। तो एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री C पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर दो एथेनॉल अणुओं से एक जल का अणु निकल जाता है, यानी इनका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण का अर्थ होता है जल के अणु का निकलना। तो यहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है, एक एथेनॉल से H और दूसरे एथेनॉल से OH। तो ये जल का अणु निकल जाता है। यहाँ बचता है C2H5O, यहाँ बचता है C2H5। तो इस प्रकार ये बनता है एक ईथर, और इस ईथर का नाम है डाई एथिल ईथर। इसका आईयूपीएसी नाम है एथॉक्सी एथेन। ठीक है, तो ये एक विधि हुई। एथेनॉल बनने की क्रियाविधि को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो ये H2SO4 है, इसका कार्य है प्रोटॉन देना। ये प्रोटॉन देता है। ये प्रोटॉन एथेनॉल में उस परमाणु पर जुड़ता है जहाँ से इसे दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये प्रोटॉन O पर जुड़ता है, क्योंकि O पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो इस प्रकार ये H यहाँ O से जुड़ती है और ये H पहले से ही थी, तो O पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन H को दे दिए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब अगले स्टेप में ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल से एक जल का अणु निकलता है। देखिए ये बन जाता है HOH, ये जल का अणु बन जाता है H2O, लेकिन इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त करने के लिए क्या करता है, ये O और C के बीच का जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपने साथ लेकर के निकलता है। ठीक है, जिससे न्यूट्रल हो जाता है और H2O के रूप में निकल जाता है। लेकिन ऐसा करने से जो C2H5 है इसके ऊपर एक धनावेश आ जाता है और इसे कहते हैं एथिल कार्बोधनायन। तो एथिल कार्बोधनायन बनता है। अब ये एथिल कार्बोधनायन एक दूसरे एथिल अल्कोहल अणु से जुड़ता है। ये एथिल अल्कोहल अणु है दूसरा, क्योंकि हमने दो लिए थे शुरू में। तो वहाँ पर ये उस जगह उस परमाणु पर जुड़ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, क्योंकि इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता है।
तो इस प्रकार इसके जुड़ने से क्या बनेगा, C2H5OH, C2H5 और पॉजिटिव चार्ज फिर ऑक्सीजन पर आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म एथिल कार्बोधनायन को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोनेटेड डाईएथिल ईथर। यहाँ पर ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज समाप्त करने के लिए क्या करता है, जो O और H के बंद के इलेक्ट्रॉन हैं इनको ये O की तरफ को विस्थापित कर देता है। ठीक है, जिससे यहाँ से एक प्रोटॉन मुक्त हो जाता है, ये प्रोटॉन मुक्त हो जाता है और बचता है C2H5O C2H5, यानी डाईएथिल ईथर बनता है। तो ये इसकी क्रियाविधि है। नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण। इसमें किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराई जाती है। सोडियम एल्कोक्साइड, यह है सोडियम एल्कोक्साइड। जब एक एल्किल ग्रुप से ON में जुड़ता है तो वो एल्कोक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर इनको गर्म करते हैं और गर्म करने पर यहाँ से ये NaX निकल जाता है और बचता है ROR। तो ROR ही एक ईथर है और इस विधि को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ एक हेलो एल्केन ले लेते हैं C2H5Br ब्रोमोएथेन, और एक सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, ये इतना एथोक्साइड होता है। तो गर्म करने पर यहाँ से NaBr निकल जाएगा ये, और मुख्य उत्पाद बनेगा C2H5, यहाँ C2H5 बचता है और यहाँ OC2H5 बचता है। तो दोनों अपनी खाली संयोजकता को संतुष्ट कर लेंगे और इस प्रकार ये क्या है, एक ईथर है, और इस ईथर का नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो इस तरह विलियमसन संश्लेषण से ईथर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइडों की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया द्वारा। एल्किल हैलाइड RX के 2 अणु लिए जाएंगे और सिल्वर ऑक्साइड का 1 अणु लिया जाएगा। ठीक है, तो जब इनको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये देखिए क्या बनता है, 2Ag और 2X, तो ये बन जाएगा 2AgX, यानी सिल्वर हैलाइड के 2 अणु। ठीक है, तो यहाँ बचते हैं 2 एल्किल ग्रुप और यहाँ बचती है एक ऑक्सीजन। हम जानते हैं ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी खाली हुई है और एल्किल ग्रुप की 1-1, तो दोनों एल्किल ग्रुप इस ऑक्सीजन की 2 खाली वैलेंसी से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लेंगे और इस प्रकार ईथर बनेंगे। ठीक है, उदाहरण ले लें अगर तो R के स्थान पर CH3 और X के स्थान पर अगर Br ले लें तो ब्रोमोमेथेन हो गया ये। तो ब्रोमोमेथेन को अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करें तो देखिए कौन सा ईथर बनेगा, यहाँ से फिर निकल जाएगा 2AgBr और CH3CH3O, तो इससे बनेगा CH3OCH3, यानी डाईमेथिल ईथर। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो ईथर है ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, वाष्पशील होते हैं, यानी शीघ्रता से ये वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं, और इनकी विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, विशिष्ट प्रकार की गंध आती है। इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक 34.5 डिग्री C है, यानी ये इतने ताप पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और त्वचा पर डालने पर, यदि त्वचा पर इनको डाल दिया जाए तो वहाँ पर ये ठंडक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ठंडा उत्पन्न करते हैं क्योंकि ये त्वचा से ऊष्मा ले लेते हैं तो और वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं।
तो त्वचा से जब वाष्प ऊष्मा ले ली जाती है तो वहाँ पर ऊष्मा की कमी होती है, जिससे ठंडक महसूस होती है। जल में अल्प विलय है, ठीक है, जल में अल्प विलय है क्योंकि ईथर जो होते हैं एक कार्बनिक यौगिक हैं और जल एक अकार्बनिक विलायक है, इसलिए ये जल में कम विलय हैं। दूसरे, जल के साथ हाइड्रोजन बंध भी नहीं बनाते, इस वजह से भी ये जल में अल्प विलय हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये पूर्ण विलय हैं। दूसरा, सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है ना, यानी मूर्छा, बेहोशी। सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है, इसलिए इनका उपयोग शल्य चिकित्सा में अस्थायी निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं ईथर के। रासायनिक गुण, डाई एथिल ईथर के कुछ रासायनिक गुण हैं। पहला है इसका अम्लीय जलक गठन, यानी इसको अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ यदि अभिकृत करें, गर्म करें, तो क्या होता है, 2 अणु एथिल अल्कोहल के प्राप्त होते हैं, यानी ये जिनसे बना था वापस उन्हीं में अपघटित हो जाता है। ठीक है, यदि इनको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करें तो ये बनाते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के 2 अणु बनते हैं और एक जल का अणु निकलता है। नेक्स्ट है, अगर इसकी ठंडे HI से क्रिया कराएं तो बनता है एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल, यानी यहाँ से जो H है वो इसके साथ जुड़ गई तो ये तो बन गया एथिल अल्कोहल, और I जुड़ गई C2H5 के साथ तो ये बन गया एथिल आयोडाइड। अगर गर्म HI के साथ क्रिया कराएं तब बनते हैं 2 अणु एथिल आयोडाइड के और एक जल का अणु निकलता है। तो यदि गर्म लिया जाएगा तो ये दोनों एथिल ग्रुप यहाँ से I लेकर के 2I है ना, तो 2 एथिल आयोडाइड बना लेंगे और ये ऑक्सीजन 2H के साथ एक जल का अणु बना लेंगे। अगर इसकी PCl5 से क्रिया कराई जाए तो एथिल क्लोराइड के 2 अणु बनते हैं और एक अणु POCl3 यानी फॉस्फोरिल क्लोराइड का बनता है। तो ये PCl5 से क्रिया हो गई। यदि इसकी सांद्र HI हाइड्रो आयोडिक अम्ल से क्रिया कराएं और उपस्थिति रखें लाल फास्फोरस की और गर्म करें, तब यहाँ पर 2 अणु एथेन के प्राप्त होते हैं। यदि डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराई जाए और उपस्थिति रखें निर्जल जिंक क्लोराइड की और गर्म करें तो देखिए क्या होता है, ये एथिल ग्रुप इस Cl के साथ एथिल क्लोराइड बना लेता है और बचा हुआ COCH3 ग्रुप यहाँ O से बॉन्डेड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इससे क्या बनता है, CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। और लास्ट रासायनिक गुण है एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, CH3COO का 2 O और उपस्थिति रहती है यहाँ भी निर्जल जिंक क्लोराइड की। गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यहाँ भी मुख्य उत्पाद के रूप में एथिल एसीटेट ही बनता है, CH3COO C2H5, लेकिन यहाँ सह उत्पाद के रूप में बनता है CH3 तो यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में कुछ नहीं बनेगा, बल्कि 2 अणु एथिल एसीटेट के ही बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO V बॉन्ड O। तो यहाँ से ये जो एक एथिल ग्रुप है इसने
एसिटिक एनहाइड्राइड की CH3COO के साथ क्या बना लिया, एथिल एसीटेट का एक अणु। फिर यहाँ से बचता है C2H5O, यहाँ से बचता है CH3CO, तो ये दोनों मिलकर भी एथिल एसीटेट का अणु ही बनाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 एथिल एसीटेट के अणु बनते हैं। तो ये इसके रासायनिक गुण थे।